नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। बच्चों आज अपन क्लास 12 जीव विज्ञान अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग के पार्ट 3 के रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें अपन जानेंगे 8.5 ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग के बारे में। आमतौर पर जिन ड्रगों का उपयोग किया जाता है वे हैं ओपियोइड्स, कैनेबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड ग्राहियों से बंध जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन रासायनिक रूप से डाईएसिटिल मॉर्फिन है। अब देखो, इसमें से क्वेश्चन हो सकता है कि ओपियोइड हमारे शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करते हैं, या ओपियोइड हमारे शरीर में किन किन तंत्रों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, या ऐसे हो सकता है कि ओपियोइड ग्राही हमारे शरीर में कहां पाए जाते हैं। तो तीनों सब चीजों का एक ही जवाब है, तंत्र का तंत्र और जठरांत्र पथ। ठीक है, इसमें क्या है ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें डाईएसिटिल मॉर्फिन है जो कि हेरोइन नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से भी अपन स्मैक को बता सकते हैं। स्मैक एक सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे पेपेवर सोमनिफेरस के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से क्या प्राप्त किया जाता है, हेरोइन या स्मैक। समझ में आ गई बात। और ये कहां से मिल रहा है, पेपेवर सोमनिफेरस नामक पौधे से। मतलब पोस्त क्या है, पोस्त का पौधा सामान्य नाम है और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरस। फिर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि पेपेवर सोमनिफेरस के किस भाग से मॉर्फिन क्या नाम है उसका, स्मैक प्राप्त किया जाता है। तो जवाब दे सकते हैं अपन कि लेटेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन होता है। तो अपन को जिस जिस तरह से क्वेश्चन आ सकता है उस तरह से अपन को आंसर का पता होना चाहिए। तो पोस्त के पौधे के लेटेक्स से या पेपेवर सोमनिफेरस पौधे के लेटेक्स के से अपन को क्या प्राप्त होता है, स्मैक प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। आमतौर पर हेरोइन नामक नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसादक या डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रकार्यों को धीमा कर देता है। किस प्रकार से प्रभाव डालता है, ये क्या कर रहा है, अपने तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स रसायनों का एक समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। देखो एक क्वेश्चन फिर आ गया, कैनाबिनॉइड्स किस अंग को प्रभावित कर रहे हैं, या इसके जो ग्राही हैं वो कहां पे मौजूद हैं। तो कैनाबिनॉइड्स ग्राही कहां पे मौजूद है, मस्तिष्क में। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड कैनबिस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है। देखो फिर एक क्वेश्चन बनता है, कैनाबिनॉइड्स कहां से प्राप्त किए जाते हैं।
कैनेबिस सटाइवा नामक पौधे के पुष्प क्रम से। मतलब यहाँ पे दो तरह से प्रश्न हो सकता है, कौन से पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, ये प्रश्न हो सकता है सीधा सीधा। तो जवाब हो जाएगा कैनेबिस सटाइवा नामक पौधे से। फिर यदि प्रश्न ऐसे आ गया, कई बार क्या होता है, अपन इतना तो याद किए हुए होते हैं कि यह कैनेबिस सटाइवा नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, लेकिन एक शब्द छोड़ जाते हैं कि इस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, और वहां पे ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, पत्ती से, जड़ से, पुष्प से, पुष्प क्रम से, तब अपन फंस जाते हैं। तो जब भी अपन पढ़ें तो जिस चैप्टर से या जिस यूनिट से एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पर इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए, हर बात को अच्छी तरह से अपन को जानना चाहिए। और मैं ये बात हर बार जोर दे के कहता हूं कि जब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होगी, जब अपन तैयारी करते हैं तो अपन को बहुत डूब कर गहराई तक उतर के बात करनी होती है, जानना होता है। तो कैनेबिस सटाइवा नामक पौधे के पुष्प क्रम से कैनेबिनॉइड्स प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और राल या रेजिन के विभिन्न संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाया जाता है। देखो फिर क्वेश्चन, हर लाइन क्वेश्चन होती है। देख लो, मैरिजुआना कैसे प्राप्त किया जाता है, तो भांग के पौधों के फूलों के शीर्ष, फूलों के शीर्ष मतलब पुष्प क्रम का भाग आ गया, पत्तियां और उसका रेजिन, इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनाते हैं, मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। समझ में आ गई बात। तो चारों के लिए एक ही जवाब, मैरिजुआना किससे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो जवाब है भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और रेजिन को विभिन्न संयोजनों से। मतलब एक तरह से मिलाया, किसी की मात्रा घटा दी, किसी की बढ़ा दी, तो एक चीज प्राप्त हो जाएगी। उसी किसी की दूसरे की चेंज कर दिया, उसमें कॉम्बिनेशन चेंज करके क्या क्या बना लिया जाता है, मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। कोका एल्केलॉइड या कोकीन कोका, इसके बारे में जानेंगे अपन। कोका एल्केलॉइड या कोकीन कोका एर्थ्रोसाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, एर्थ्रोसाइलम कोका से। और ये पौधा कहाँ का है, मूल रूप से यह पौधा दक्षिण अमेरिका का पौधा है। ये भी प्रश्न हो सकता है, एर्थ्रोसाइलम कोका मूल रूप से कहाँ का पौधा है, तो अपन को याद रखना दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेषक या न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रेक भी कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक या स्टिमुलेटिंग असर होता है, जिससे सुखाभास या यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। देख लो, कोकेन, कोकेन का कैसे उपयोग कर रहे हैं अपन कोकेन को सांस के द्वारा अंदर खींचते हैं, और जब सांस के द्वारा इसको अंदर खींचते हैं तो ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डाल देता है और उसको उद्दीपित कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमें क्या लगता है, एक आभास होता है, झूठा आभास, जिसे सुखाभास या यूफोरिया कहते हैं, जिससे हमें ऐसा महसूस होता है हमारे शरीर में ऊर्जा की वृद्धि हो गई है, ऐसा अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम या हेलुसिनेशन हो जाता है। हेलुसिनेशन या विभ्रम मतलब आदमी भ्रम में जीता है, उसे हकीकत का पता नहीं चलता, जिससे वो अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण है वो है एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। तो ये भी याद रखना, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, इनके उपयोग द्वारा भी क्या होता है, हेलुसिनेशन या विभ्रम पैदा हो जाता है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनेबिनॉइड का दुरुपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, थकान महसूस नहीं होती। कैनेबिनॉइड की छोटी सी मात्रा ले लेते हैं और उन्हें, तुमने सुना होगा डोप टेस्ट। डोप टेस्ट क्या है, इनका टेस्ट, किसी ने इनका उपयोग तो नहीं किया है, उसका टेस्ट होता है वो, ठीक है। बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग इन जैसे अन्य ड्रगों को अवसाद या डिप्रेशन
और अनिद्रा या इंसोम्निया जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्य औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनका भी कुप्रयोग होता है। और किन किन चीजों का कुप्रयोग हो रहा है? बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन। ये क्या है? ये वास्तव में जो अवसाद या डिप्रेशन के रोगी होते हैं, अनिद्रा के रोगी होते हैं, उनको एक नींद की गोली के रूप में या नींद की ड्रग के रूप में इनको उपयोग किया जाता है, लेकिन लोग इनका भी कुप्रयोग करते हैं। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक या सेडेटिव और पीड़ाहार है, और जिन रोगियों की शल्य क्रिया की या सर्जरी हुई होती है उनके लिए उपयोगी होता है। मतलब ऐसे रोगियों को दर्द का निवारण करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिनसे इनको दर्द नहीं होता है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है, लेकिन लोग आजकल इन सब चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इनसे नशा प्राप्त करते हैं। जब ये औषधियां चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रकार्यों को गड़बड़ा देती हैं, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। मतलब क्या है? जब शुरुआत कहाँ से होती है? एक छोटी सी शुरुआत होती है इन ड्रगों की। कहाँ से होती है? छोटी छोटी बातों से। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू, धूम्रपान मतलब तंबाकू पिया जाता है, चबाया जाता है, सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक एल्किलॉइड, जिसे निकोटीन, एक एल्किलॉइड है जो कि निकोटीन है, वो शामिल है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करता है, जिससे एड्रिनल और नॉर एड्रिनल रक्त परिसंचरण में छोड़ दी जाती है। मतलब क्या हुआ? जब निकोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तो एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड उद्दीपित हो जाती है, जिससे दो प्रकार के हार्मोन्स एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रक्त परिसंचरण में मिल जाते हैं, और ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाते हैं। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर को श्वसनीय शोथ या गले के कैंसर, श्वसनीय शोथ या ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति या एम्फीसीमा, हृदय रोग, जठर व्रण या गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। मतलब तंबाकू के उपयोग करने से ये सभी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तंबाकू चबाना मुखकोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। अब बात आती है किशोरावस्था और ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, किशोरावस्था और ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग से। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है। मतलब किशोरावस्था एक अवधि भी है और एक प्रक्रिया भी है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। मतलब एक बालक जो बड़ा हो रहा है और वो समाज में अपनी एक प्रभावी सहभागिता, मतलब अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहता है। ठीक है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ बालक में अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है।
जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है। वास्तव में क्या है, किशोरावस्था जो होती है एक जिज्ञासा की उम्र होती है जिसमें नए नए प्रयोग करने की इच्छा होती है, और इस प्रयोग करने के चक्कर में जो बालक होता है या जो किशोर होता है वो एक बार ड्रग या अल्कोहल को उपयोग कर लेता है, और जब एक बार इसका उपयोग कर लिया तो बार बार उपयोग करने की इच्छा होती है। अर्थात इससे बचने का एक ही उपाय है कि इसका प्रयोग एक भी बार न किया जाए। लेकिन बाद में बच्चा इसका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। होता क्या है, जब कोई किशोर दबाव में होता है या तनाव में होता है तो उसके किशोर साथी उसको अल्कोहल या ड्रग या धूम्रपान के लिए प्रेरित कर देते हैं, और ये सब जो भ्रामक या विभ्रामक होते ही हैं। तो जब उसको उस तनाव से या उस दबाव से कुछ समय के लिए निजात महसूस होती है, जो कि एक भ्रम है, तो एक बार आजमाने के लिए क्या हो जाता है, बार बार आजमाने के लिए उसको चांस मिलता है, क्योंकि विभ्रम की स्थिति उसे तनाव से मुक्ति देती है, और तनाव से वो मुक्ति स्थायी मुक्ति नहीं है, वो केवल एक भ्रम है। युवकों में यह बोध कि धूम्रपान करना या ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति को के ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। मतलब किशोरों में ये भी है कि एक स्थिति होती है कि ऐसा एक माहौल बना दिया जाता है, अरे तुम नशा नहीं करते हो तो तुम तो ठंडे हो, तुम तो पिछड़े हुए हो। इस प्रकार की एक सूचना वो बना दी जाती, सिंबल। यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण भी होता है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की है। किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में है परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का अभाव भी इसमें शामिल है। अब बात आती है व्यसन और निर्भरता। यह समझ कि ड्रग लाभकारी है इन्हें बार बार लेने का कारण बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है। अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जब हम इसको एक बार लेते हैं तो बार बार लेने की इच्छा जागृत होती है। इस प्रकृति को अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति के नाम से जानते हैं। ड्रगों और अल्कोहलों के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। यह प्रभाव है सुखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना, जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है जबकि उनकी जरूरत नहीं होती या उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों की सह स्तर बढ़ जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ड्रग बार बार लेने की इच्छा या ड्रग के प्रति लत कैसे जागृत होती है या व्यक्ति उसका आदी कैसे हो जाता है और व्यक्ति की समझ में नहीं आता, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है ड्रग के बार बार उपयोग करने से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का सह स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए
कि इन ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। जैसा मैंने अभी पहले कहा कि एक भी बार लिया तो पूरी संभावना रहती है कि व्यसन बन सकता है। इस प्रकार ड्रग और एल्कोहलों की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले या इस्तेमाल करने वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिससे वह व्यक्ति इनका नियमित सेवन करने लगते हैं और इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता है और वो उसके गुलाम होके रह जाते हैं। ठीक है। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है, अर्थात गुलाम हो जाता है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग या एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अविलक्षण और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण या विड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। क्या है? एक नया प्रश्न। विनिवर्तन संलक्षण या विड्रॉवल सिंड्रोम क्या है? विनिवर्तन संलक्षण या विड्रॉवल सिंड्रोम के अविलक्षण क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? चिंता, शरीर का कंपन होना, मिचली आना, शरीर में पसीना आना, जिनसे ड्रग और एल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाता है। देखो कितनी खतरनाक स्थिति है। क्या होगा यदि आपको लत लग चुकी है या आप नियमित किसी ड्रग या एल्कोहल के आदी हो चुके हैं, तो यदि वो चीज आपको नहीं मिलेगी तो आपके शरीर में कंपन होने लगेगा, आपको मितली आने लगेंगी, पसीना आएगा, चिंता बढ़ जाएगी और यदि उसका डोज फिर से मिल जाए तो शरीर नॉर्मल हो जाता है। निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मानदंडों को ताक पर रख देता है। इससे अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात करते हैं इनके कुप्रयोग के प्रभावों के बारे में जानते हैं। तो देखो यहां से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं? ड्रग या एल्कोहलों के कुप्रयोग के क्या प्रभाव पड़ते हैं? ड्रग और एल्कोहलों के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। मतलब अपन ने क्या देखा कि जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो वो क्या कर सकता है? किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकता है, उसकी गाली गलौज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये तात्कालिक प्रभाव है। अब आती है बात ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात या रेस्पिरेटरी फेल्योर, हृदयपात या हार्ट फेल्योर अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव या सेरिब्रल हेमरेज के कारण मूर्छा या कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। तो दो प्रभाव हमको ये दिखे, एक तो तात्कालिक प्रभाव और इसके लंबे समय तक उपयोग करने से शरीर में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, मनुष्य कोमा में जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या एल्कोहल के साथ इनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा में होता है। युवाओं में ड्रग और एल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशीलता और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटबढ़ आदि भी हो सकती हैं। ये सब कारण उसके हो सकते हैं। अब बात आती है ड्रग और एल्कोहल के रोकथाम और नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। एक पुरानी कहावत है, चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है। ये कहावत यहाँ पर भी पूरी तरह खरी बैठती है। यह भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या एल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में, ज्यादातर किशोरावस्था के दौरान अत्यधिक होती हैं। देखो बात वही आती है बार बार, ये सब लत जो लगती हैं
वो नासमझी में लगती हैं। और ये उम्र है छोटी या किशोरावस्था की उम्र। मैच्योर हो जाने पर, परिपक्व हो जाने पर इस प्रकार की संभावनाएं न के बराबर होती हैं। ठीक है, यहां दिए गए कुछ उपाय किशोरों में एल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर होंगे। वो क्या क्या उपाय हो सकते हैं? न केवल पेपर की दृष्टि से, न केवल अंक प्राप्त करने की दृष्टि से, बल्कि ये जीवन में आत्मसात करने से हम इन एल्कोहल और ड्रग के लत से बच सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो है, पहला, बालक को उसकी अवसीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। मतलब कोई बालक या बच्चा है या किशोर है या कोई व्यक्ति है, उस पर उसकी क्षमता से अधिक या उसकी जो लिमिट है, मतलब शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, उसकी जो क्षमता है उससे ज्यादा करने के लिए उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि उस पर इस प्रकार का दबाव बनता है तो क्या होगा? वो डिप्रेशन में जाएगा, और डिप्रेशन में जाएगा तो वो ड्रग का या एल्कोहल का या किसी धूम्रपान का सहारा ले सकता है। पहला कारण, तो इससे बचना चाहिए। दूसरा, समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप को भी, स्वयं को भी, और अपने साथियों को भी और बच्चों को भी एक बात समझानी चाहिए कि समस्याओं और दबावों का एकमात्र एक ही उपाय है, इनसे लड़ना सीखें। दूसरा है कि असफलता और निराशा ये जीवन का एक अंग है। ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि जीवन में सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, आशा भी है तो निराशा भी है। इन सब बातों को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। तीसरा है, माता पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें। होता क्या है, जैसे ही हमें कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हम अपने साथ वालों के लिए, विशेषकर माता पिता से शेयर करें और उस समस्या का निदान ढूंढने की कोशिश करें। होता क्या है, किशोर अवस्था में, विशेषकर किशोर अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि जो कोई समस्या होती है उससे अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं, या ऐसा महसूस करते हैं यदि किसी को पता चला तो बेइज्जती होगी, तो वो किसी से शेयर नहीं करते अपनी समस्या को। तो वास्तव में समस्या को शेयर करना चाहिए, विशेष रूप से माता पिता से शेयर करना चाहिए और उसका उचित मार्गदर्शन ढूंढना चाहिए, जिससे हमें किसी को भी नशे का सहारा न लेना पड़े। चौथा है, संकट के संकेतों को देखना। इसमें क्या होता है, सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरों के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या एल्कोहल लेते हुए देखें तो वे उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताने में हिचकिचाएं नहीं और कोशिश करें कि अपने साथियों को भी समझाएं। अगला है, जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग या एल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग विज्ञानियों की उपलब्ध और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमों हेतु काफी सहायता उपलब्ध है। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।